आधा टाइम तो इसी में चला जाता है, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, कैमरा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आवाज जा रही है नहीं जा रही है, सब ठीक है ना। चलो स्टार्ट करता हूँ, कोई प्रॉब्लम आए तो फोन कर देना। चलो देखो देखो, ये डीएनए ब्लॉक का इंट्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था, आज हम थोड़ा आगे से पढ़ते हैं। और कल मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया था कि कॉपर में भी 3D10 कॉन्फ़िगरेशन है और जिंक में भी 3D10 कॉन्फ़िगरेशन है। दोनों में 3D10 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन कॉपर को हम बोलते हैं ट्रांजिशन, जिंक को ट्रांजिशन नहीं बोलते हैं। रीजन बिहाइंड इट, कॉपर में +2 स्टेट में डी इनकम्प्लीट है, यानी वन ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट में डी इनकम्प्लीट है। जिंक की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी स्टेबल नहीं होती है। और इसकी एटॉमिक स्टेट में और इसकी आयोनिक स्टेट में, दोनों ही स्टेट्स में डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। फटाफट ये मैंने पॉइंट आपको कल डिक्टेट करवाया था। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन या यही बात आ जाती है कि देयर आर 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट 36 ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक्सप्लेन व्हाई। तो देखो, हम बात करते हैं 12th ग्रुप की। 12th ग्रुप है जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, अन अनबायम, अन अनबायम, अन अनबायम 102. So the numbers are 30 and 48, 80 and 112. एक बार फिर से दोबारा आपको बता दूं, मैंने आपको ये सब लर्न करने के लिए क्यों बोला है, क्योंकि देखो आज अगर मैं तुम्हें ये पढ़ाऊंगा कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज स्कैंडियम 21 टू जिंक 30, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम इट्रियम 39 टू कैडमियम 48, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज इज फ्रॉम लेंथेनियम कॉमा हैफनियम 72 टू मर्क्यूरी 80, फिफ्थ ट्रांजिशन सीरीज इज फ्रॉम एक्टिनियम 89 कॉमा रदरफोर्डियम 104 टू अननबायम 112। तो तुम्हें उतना ही समझ में आएगा जितना अभी समझ में आया, मतलब कुछ नहीं। ठीक है, तो एक बार तुम पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्ली देख लो, तो जब मैं ये सब कुछ बोलूंगा तो तुम्हें दिखेगा और याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें ये एग्जाम की क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, व्हाट आर द एलिमेंट्स इन द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, कहां से स्टार्ट होती है कहां पे खत्म होती है, पूरी पूरी सीरीज याद नहीं रखनी होती। ऐसे बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट आएंगे एक्सप्लेनेशन में, जिसमें मुझे आपके 11 के फंडामेंटल्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, इसलिए 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ और बार बार हर जहां पे भी पॉइंट आ रहा है मेंशन कर रहा हूँ कि देखो क्या इंपॉर्टेंस है। अब भी नहीं करो तो फिर कुएं में जाओ। देखो जरा, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, अनन, बायम, इस 12th ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2, सॉरी N-1 D10 NS2. Okay, and stable oxidation state और maximum possible oxidation state इनकी होती है M+2। M+2 मतलब S के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे, तो बनेगा N-1 D10. D is full, N-1 N-1 D10 full है। So these 4 elements are not called transition elements. फटाफट से एक स्टेटमेंट में फटाफट से इस एग्जांपल को कॉपी कर लो, वैसे लिख लो स्टेटमेंट लिख लो। 12 group elements are block elements, 12 group elements are block elements, but not transition elements. Elements are not called transition elements. Reason में यहाँ से आ जाएगा।
Now let's talk about special properties of D block. जिसमें बहुत सारे topics आते हैं, electronic configuration, size, और oxidizing reaction power, ionic size, उन सब बीच में topics को skip करो because they all are connected to 11th standard. सीधा आ रहा हूँ जो पोर्शन सिर्फ 12 से कनेक्टेड है उसके साथ, ठीक है। अब ध्यान से देखना एक चीज, आई एम टॉकिंग अबाउट colored compound formation property. कॉमन सॉल्ट सबने देखा है, आते हो ना कौन से कलर का होता है? Don't say white, it's basically colorless, right? We will not call it as white, or we can say it is a white crystalline substance. Fine, चलेगा, white भी चलेगा, no problem. अच्छा, मैग्नीशियम क्लोराइड किसी ने देखा है? कौन सा, कैसा दिखता है, अपीयरेंस कैसी होती है, कलर क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, इनमें से कुछ भी देखा है? सब एक जैसे। देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स के सभी कंपाउंड्स मोस्टली कलरलेस होते हैं। तो आप में से कुछ आर्गुमेंट कर सकते थे सर जब पढ़ाया नहीं तो पूछा क्यों, आपने कब दिखाया हमें लिथियम क्लोराइड, आपने कब दिखाया हमें पोटेशियम क्लोराइड? तो क्या मैंने कभी आज से पहले आपसे पोटेशियम क्लोराइड लिथियम क्लोराइड के कलर की बात की है? Did I ever talk about the color of the lithium chloride and potassium chloride earlier? Anyone? Yes or no? एक बार की थी, इफ यू रिमेम्बर, जब मैंने आपको पढ़ाए थे द when I was Akash, I am talking about the 12th standard, not 11th. 11th में तो बताया था कलरलेस है, 12th में मैंने आपको बताया था जब मैं सॉलिड स्टेट में आपको पढ़ा रहा था एफ सेंटर डिफेक्ट, राइट? वहां पे मैंने कलर्स नोट करवाए थे, इन कंपाउंड में ये कलर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, वो पूछेगा सीधा सीधा, एफ सेंटर डिफेक्ट का नाम ही एफ है, एफ सेंटर इज द फार्बन सेंटर। फार्बन का मतलब जर्मन वर्ड है, उसका मतलब होता है कलर। इसका मतलब कलरलेस कंपाउंड में कुछ कलर डेवलप होता है ड्यू टू द डिफेक्ट, और वो बहुत माइल्ड और स्लाइट कलर होता है। नॉर्मली दिस कंपाउंड्स आर कलरलेस। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज मोस्ट ऑफ द मेटल्स के जो कंपाउंड होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स के एस ब्लॉक के मेटल्स के जो कंपाउंड होते हैं, दे आर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। डी ब्लॉक के मैक्सिमम कंपाउंड्स को जब आप देखोगे तो दे आर कलर्ड, राइट? आज हम दो कंसेप्ट सीखेंगे। पहला कंसेप्ट हम ये सीखेंगे कि इनके कंपाउंड्स कलर्ड क्यों होते हैं, नंबर वन। नंबर टू कंसेप्ट वी विल सी a few compounds of the D block element are colorless, right? मतलब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, सबको पता है, ठीक है। ऐसा मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि लैब में तो गए होंगे। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कोई बता सकता है? पोटेशियम परमैंगनेट डीप वायलेट कलर होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर कोई बता सकता है? ये सब कॉमन लैब केमिकल्स है, इसलिए पूछा। पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो लैब में फेंटा जैसी बॉटल रखी रहती है ना, ऑरेंज, राइट? फेंटा का जो कलर है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर, सेम कलर। So basically what we are seeing is they are the colored compounds, right? अब इसमें कुछ कंपाउंड डी ब्लॉक के ऐसे हैं जो कलरलेस हैं। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन कलर्ड होगा और कौन कलरलेस होगा? उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कलर का रीजन क्या है, ठीक है। तो दैट्स वन पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस। और एक पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि इनमें से कुछ कंपाउंड कलरलेस क्यों होते हैं, ठीक है। और हम उनको कैसे पता करेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ जिंक सल्फेट कलर्ड है या कलरलेस, तो आप बोलोगे सर आपने पढ़ाया है नहीं। इसे पढ़ाने वाली बात नहीं है, इसमें लॉजिक लगाएंगे और जो भी कंपाउंड मैं आपको दूंगा, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये कलर्ड हो सकता है या कलरलेस हो सकता है। मतलब आज हम ये फाइंड करना सीखेंगे, कलर क्या है ये नहीं पता, लेकिन कैन इट बी कलर्ड?
और विल इट बी कलरलेस, वो आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। ठीक है, तीसरा एक पॉइंट को मैं सिर्फ टच करूंगा, डीप डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा विद द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो यहाँ पे समझाना पॉसिबल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स के साथ उसका एक्सप्लेनेशन आता है। ठीक है, लेकिन कॉपर सल्फेट पाउडर किसी ने देखा है लैब में गलती से? यस युति, कौन से कलर का होता है? कॉपर सल्फेट पाउडर युति किस कलर का होता है? You said blue. आवाज तो नहीं है, but I think the lip movement was like blue color. कॉपर सल्फेट का पाउडर व्हाइट होता है। The moment you put one drop of water into it, it becomes colored. So why certain substances are colorless and in presence of water they become colored? ये तीन कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। ये तीनों कंसेप्ट इस चैप्टर में भी काम आएंगे और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी काम आएंगे। अब ध्यान से देखो। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 11th का क्वेश्चन, ऑर्बिटल डीजनरेट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्बिटल डीजनरेट? ऑर्बिटल डीजनरेट, और डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है? यस मिली, यस मिली। So the orbitals which have the same energy levels. So can you refine it slightly more or with the example? Dhruv, you Maybe have written with same energy orbital. Your answer is similar to the Millie, but I just want some example. थोड़ा सा clarify कर दो। भक्ति पटेल बोलो। the lower energy levels are filled before higher energy levels. Sorry, lower energy orbitals? Are filled before higher energy levels. ये अफवाह का principle है बेटा। This is not orbital degenerate। चलो ठीक। अच्छा मुझे बताओ 2px, 2py और 2pz, 2px, 2py, 2pz, will their energy be same or different? Same। यहाँ p क्या है? Is it orbital? Here p is a subshell, डम्बल शेप, और उस सबशेल के तीन ऑर्बिटल हैं, डम्बल ऑन x, डम्बल ऑन y, डम्बल ऑन z, जिसको हम बोलते हैं px, py, pz। तो इनकी तीनों की एनर्जी सेम है, तो हम बोलते हैं ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सब शेल। डिक्टेट करवाऊंगा, चिंता मत करो, पहले सुन लो। और ऑर्बिटल ऑफ सेम सबशेल, सबशेल कौन सी है? 2p, उसके ऑर्बिटल्स कौन से हैं? 2px, 2py, 2pz। दे हैव सेम एनर्जी अंडर नॉर्मल कंडीशंस। दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल डीजनरेट। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, dx, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, मतलब डी में 5 ऑर्बिटल्स। तो डी सबशेल के जो 5 ऑर्बिटल हैं, 3D सबशेल के 5 ऑर्बिटल, 3D xy, 3D yz, 3D xz, 3D x स्क्वायर y स्क्वायर एंड 3D z स्क्वायर, इन पांचों की एनर्जी सेम है। इनको हम कहते हैं डी ऑर्बिटल डीजनरेट। ठीक है, तो डीजनरेट का मतलब क्या है? किसी भी सबशेल के पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी अगर सेम होती है या तीन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, मतलब जितने भी ऑर्बिटल उसके अंदर है, एक सबशेल में जितने ऑर्बिटल है सबकी एनर्जी सेम होगी, तो हम उसको कहेंगे ऑर्बिटल डीजनरेट। राइट डाउन क्विकली।
Is there any audio issue? Energy, all the orbitals, is it audible? Yeah. Energy of all the orbitals of same subshell remain same which is called d orbital degenerate. Sorry, which is called degenerate orbitals, which is called degenerate orbitals. अब देखो, ये हमारे डिस्कशन का बेस है। अगर 3D XY में एक इलेक्ट्रॉन है और वो 3D YZ में जाके जंप करता है, ठीक है, तो जब डीजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का इधर उधर मूवमेंट होता है तो कोई एनर्जी एब्सॉर्ब और रिलीज नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी फॉर मूवमेंट विद इन द डीजनरेट ऑर्बिटल्स, राइट? ये स्टेटमेंट मुझे बोलना था, इसके लिए मैंने पहले 5 मिनट इन्वेस्ट किए कि आपको समझ में आए पहले डीजनरेट क्या होता है। अब मैं कह रहा हूं कि जब 2px 2py 2pz की एनर्जी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन अगर 2px से 2py में जाएगा, 2py से 2pz में जाएगा या 2pz से 2px में आएगा, मतलब डीजनरेट ऑर्बिटल्स के बीच में इधर उधर ट्रांजिट करेगा, तो इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी। ओके, नाउ अब हम आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ध्यान से सुनना, जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते हैं, जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनका डीजनरेट ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाता है। मतलब पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं रहती है। तो क्या पांचों की अलग हो जाती है? नहीं, वो दो ग्रुप में स्प्लिट हो जाते हैं। दो ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है और तीन ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन हुआ? दो की एनर्जी कम हो गई तो कहां गई, और तीन की एनर्जी बढ़ गई तो कहां से आई? ऑब्वियसली एनर्जी कंजर्वेशन तो वायलेट नहीं हुआ होगा। तो बेसिकली जब कंपाउंड बना, उसके बाद जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें एनर्जी का रीशफलिंग हुआ। आप 5 फ्रेंड हो, पांचों के पास 100 रुपीज है, ठीक है, तो सबकी एनर्जी सेम है, मतलब सभी हो गए डी ऑर्बिटल डीजनरेट। ठीक है, अब मैं एक की पॉकेट से पैसे निकाल के दूसरे की पॉकेट में डाल देता हूं क्या, और उसके पैसे निकाल के दूसरे वाले पहले वाले की पॉकेट में डाल देता हूं, इंटरचेंज कर देता हूं, तो क्या मुझे कोई डिफरेंस अमाउंट इधर उधर पे करना पड़ेगा क्या? नहीं। ये फर्स्ट पॉइंट था। डीजनरेट ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर ट्रांजिट करते हैं तो एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। ठीक है, अब मैंने दो लोगों से लेट्स से 30 रुपीज ले लिए। कितने थे आपके पास? 100 ईच। दो लोगों से ले लिए मैंने 30 रुपीज, और अगर वो मैं रख लूंगा तो ये तो मेरी ऑनेस्टी का वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे सिर्फ रीशफलिंग अलाउड है, मैनिपुलेशन अलाउड नहीं है। एक से पैसा लिया अपनी जेब में रख लिया, ऐसा करना अलाउड नहीं है। या अपना पैसा निकाल के किसी पॉकेट में डाल दिया, वो भी अलाउड नहीं है। आई कैन सिंपली डू द रीशफलिंग। तो अगर मैंने दोनों से 30 रुपीज लिए तो टोटल कितने रुपीज लिए? 60। अब वो 60 रुपीज का मैं क्या कर सकता हूं, बाकी के 3 को दे सकता हूं। रीशफलिंग अलाउड है। ठीक है, तो 60 रुपीज लेके मैं अपने पास तो रख नहीं सकता, मैंने किसको दे दिया? बाकी 2 को दे दिया, बाकी 3 को दे दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जिनसे 2 से मैंने पैसे लिए
उनकी एनर्जी में डिक्रीज कितना हुआ, मतलब उनकी बची कितनी एनर्जी, 30 ले लिए तो 70 बचा, 100 थे 30 ले लिए तो 70 दोनों के पास बच गया, मतलब उनका अमाउंट कम हो गया, लेकिन वो अमाउंट मैंने बाकी 2 को दिया, बाकी 3 को सॉरी, तो उनको कितना मिलेगा, विल ऑल 3 गेट 30 रुपीज, नहीं 60 रुपीज ही तो है मेरे पास, तो मैं 3 में डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा 20 ईच, तो ईच वन ऑफ देम विल गेट एनर्जी हाउ मच 120। ठीक है, अब दोनों के स्टेटस में डिफरेंस हो गया, एक कम, 2 कम पैसे वाले हो गए, 3 ज्यादा पैसे वाले हो गए, अब एटीट्यूड आ गया इधर उधर, ठीक है ना। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर जाएगा तो उसको एनर्जी एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, और इसी खेल में मिलेगा हमें कलर। यह है कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन का कंसेप्ट। पूरे कंसेप्ट को क्विकली बता देता हूं। डी के 5 ऑर्बिटल है, पांचों की एनर्जी सेम है, इसे कहते हैं डी ऑर्बिटल डीजनरेट, और जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर ट्रांजिट करता है इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी फॉर द मूवमेंट of the electron, for the transition of the electron. When d block elements form compound, normally their degenerate splits. Degenerate splits means the energy of all 5d orbital does not remain same. It splits into 2 groups. If 2 are having less energy, the 3 will be having more energy. If 3 are having less energy, then 2 will be having more energy. मतलब 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे, 3 + 2 5, तो 3 ऊपर है तो 2 नीचे होंगे, 2 ऊपर है तो 3 नीचे होंगे, इस तरह से। Now under that case it is called as the splitting of d orbitals. After the splitting of degenerate or after the splitting of the d orbitals, when electron transit from lower d to higher d, it absorbs energy. अब वो एनर्जी कहां से एब्सॉर्ब करेगा, फ्रॉम द लाइट। लाइट में से एनर्जी एब्सॉर्ब करने का मतलब क्या है, लाइट में कहां से आती है एनर्जी, एंड लाइट में एनर्जी किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ द क्वांटम फोटोन, राइट। तो उसको जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी का फोटोन एब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब फोटोन एब्सॉर्ब कर लिया, लाइट में 7 कलर्स हैं, इसलिए सनलाइट हमें व्हाइट लाइट बोलते हैं उसको, बिकॉज ऑल 7 कलर्स आर कलेक्टिवली गिविंग नो कलर, ओके। अब क्या हुआ, लेट्स से इलेक्ट्रॉन ने लोअर डी से हायर डी में जाने के लिए नीचे वाले डी से ऊपर वाले डी में, अब समझ लेना, नीचे वाले डी से ऊपर वाले डी का मतलब 3D से 4D नहीं, अब 3D है सभी, लेकिन 2 की एनर्जी कम है 3 की ज्यादा है, या फिर 3 की कम है 2 की ज्यादा है। तो जब डी ट्रांजिशन हुआ तो उसने कुछ एक स्पेसिफिक एनर्जी का फोटोन एब्सॉर्ब कर लिया, मतलब स्पेसिफिक वेवलेंथ का फोटोन एब्सॉर्ब कर लिया, मतलब स्पेसिफिक कलर की लाइट एब्सॉर्ब कर ली। ये सब बातें एक ही है, ठीक है। स्पेसिफिक कलर की लाइट एब्सॉर्ब कर ली, तो रिजल्टेंट लाइट जो कंपाउंड में से पास होने के बाद बच रही है, विल इट बी हैविंग ऑल 7 कलर्स, नो, क्योंकि एक कलर तो कंपाउंड ने अपने पास रख लिया। तो बचा हुआ जो लाइट एमिट होके हमारी आईज तक आ रही है, उसमें 7 कलर्स नहीं है, उसमें एक कलर मिसिंग है। तो हमें क्या वही कलर दिखेगा जो मिसिंग है, सपोज उसने येलो कलर ऑब्जर्व कर लिया, तो क्या कंपाउंड मुझे येलो दिखेगा, ऑब्वियसली नॉट। जो चीज उसने अपने पास रख ली वो मुझे कैसे दिखेगी, इट हैज केप्ट द येलो कलर, सो ऑब्वियसली आई विल नॉट गेट इट ए येलो कलर, उसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री कलर बन के आएगा सामने, ठीक है। येलो एब्जॉर्ब किया तो येलो से कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर होगा वो कंपाउंड का कलर बन जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डी ट्रांजिशन, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कलर। वापस 5 फ्रेंड है, पांचों की पॉकेट में कुछ भी नहीं है, राइट, कड़के एकदम। अब मैंने उनका एनर्जी स्प्लिट भी कर दिया, ठीक है। पहली बात तो कुछ पैसे नहीं थे उनकी पॉकेट में, तो क्या रीशफल करूंगा, ठीक है। तो रीशफलिंग नहीं होगी मतलब डी ट्रांजिशन नहीं होगा।
जब डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो क्या कलर आएगा? अगर आपने किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा और उसके डी में इलेक्ट्रॉन आए 0, मतलब नीचे से ऊपर जाने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊपर से नीचे जाने के लिए एनर्जी चाहिए, किसको? इलेक्ट्रॉन को। पर इलेक्ट्रॉन है कहां? 3d 0 है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन होता तो कलर आता। तो एक कंडीशन बन गई, अगर डी का कॉन्फ़िगरेशन 0 होता है, अगर डी का कॉन्फ़िगरेशन 0 होता है तो एनर्जी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन नहीं होता, कलर कंपाउंड कलरलेस बन जाता है। तो स्कैंडियम क्लोराइड का क्या कलर होगा? स्कैंडियम क्लोराइड, सॉरी, स्कैंडियम +3 कॉन्फ़िगरेशन 3d0 4s0, क्योंकि स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 4s2। स्कैंडियम +3 बनाया तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो यहां कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। जब यहां कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं तो डी डी ट्रांजिशन भी नहीं होगा, कंपाउंड हो जाएगा कलरलेस, राइट। अब थर्ड कंडीशन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। अगर डी की कैपेसिटी भी कितनी होती है? 10, मतलब डी फुल है। डी फुल है तो आपने ऑर्बिटल्स को स्प्लिट भी कर दिया, बट इज देयर एनी स्पेस फॉर लोअर इलेक्ट्रॉन्स टू गो इनटू हायर? जगह ही नहीं है। नीचे वाला डी भी फुल है, ऊपर वाला डी भी फुल है, तो क्या डी डी ट्रांजिशन होगा? नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? क्योंकि ट्रांजिशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में, हाँ कुछ है साइंटिस्ट क्लास में वो कहेंगे कोई बात नहीं सर, नीचे से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर ले जाओ, ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन नीचे ले आओ, कर दो डी ट्रांजिशन। हाँ तो कर दो ना डी ट्रांजिशन, नीचे से ऊपर जाओगे, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे, ऊपर से नीचे आने में उतनी एनर्जी रिलीज करोगे, तो क्या इफेक्टिव कोई एनर्जी का चेंज हुआ क्या? तो इतने बड़े साइंटिस्ट मत बनो कि D10 में भी कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिशन करवा दो, ठीक है। तो D10 में और D0 में डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता। तो अब आप मुझे बताओ, क्या जिंक क्लोराइड ZnCl2 कैन इट बी कलर्ड? अभी मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाया था, 12th ग्रुप के एलिमेंट्स का डी फुल होता है, ठीक है, तो उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जिंक +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d10, नो डी ट्रांजिशन, तो जिंक क्लोराइड क्या हो गया? कलरलेस। जिंक सल्फेट क्या हो गया? कलरलेस। जिंक कार्बोनेट क्या हो गया? कलरलेस। अब कुछ भी बना दो, जिंक के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तुम कुछ भी बनाते जाओ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन कहां से लाएगा? ठीक है। तो ये एक ब्रॉडर आइडिया है, इसके कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे एक्सेप्शन देखने को मिल सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नहीं है, अभी एक्सेप्शन क्या है? ठीक है, कुछ लोग के पास पैसा नहीं होता, वो उधार लेके भी काम चला लेते हैं। अगले चैप्टर में हमारा डी ऑर्बिटल किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को उधार लेगा और हमें कलर दिखाएगा, राइट। दूसरे के पैसे पे हमें कलर दिखाएगा। ये एक एक्सेप्शनल कंडीशन होगी, और वो कंडीशन होगी KMnO4 की। हमारे सिलेबस में एक ही ऐसा एक्सेप्शनल कंपाउंड है, दूसरे से पैसे लेके हमें कलर दिखाता है, ठीक है। याद रह जाए तो ये लाइन याद रखना, KMnO4 इज एन एक्सेप्शनल कंडीशन, दूसरे से पैसे लेके हमें कलर दिखाता है। किससे पैसे लिए और कैसे कलर दिखाया, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मैं डिस्कस करूंगा। तो डीडी का कलर कंपाउंड फॉर्मेशन प्रॉपर्टी समझ में आ गई आप लोगों को? समझ में आ गई? आज मैंने स्टार्टिंग से चांस ही नहीं लिया, बात ही पैसे से चालू की, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही बात क्लियर हो गई। यस ध्रुव, एनी डाउट? नो सर। Okay, you raised hand, so I thought there is a doubt. Okay, fine. So clear है concept? अब इसको केमिस्ट्री से समझा दूं, कॉमर्स से बाहर आके देखो इधर, ये dxy, dyz, dxz, dx² y², dz², इन सबकी एनर्जी सेम है। जब इन सबकी एनर्जी सेम होती है तो हम इसको कहते हैं डी जनरेट, डी ऑर्बिटल डी जनरेट।
जब कंपाउंड बना तो 3 की एनर्जी अलग है और बाकी 2 की एनर्जी अलग है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जंप करना है तो एनर्जी चाहिए E। E इज नथिंग बट द डिफरेंस इन द एनर्जी। सपोज इसकी एनर्जी है x किलो जूल और इसकी एनर्जी है y किलो जूल, तो इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? x माइनस y किलो जूल। ये एनर्जी कहां से आएगी? E is equal to hc upon lambda. By using some specific wavelength, electron will acquire energy, will jump from the lower energy orbital to the higher energy orbital. तो ये हमारा सैंपल है कंपाउंड का। इसमें ऑर्बिटल इस फॉर्म में है क्योंकि कंपाउंड है, इस तरह से स्प्लिट हो चुके हैं ऑर्बिटल्स। अब व्हाइट लाइट फॉल्स 1 2 3 4 5 6 and 7, ये 7 डिफरेंट कलर का लाइट यहां पे एंटर किया, लेकिन जो एमिटिंग लाइट है उसमें से कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ मिसिंग है। तो एंटर किया 7, ये इतना सिंपल नहीं होता कि 7 एंटर किया और 6 निकल गया, बिकॉज देयर इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ऑल वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट। पर समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं 7 कलर्स आर प्रेजेंट, मतलब 3800 नैनोमीटर से 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम की सभी वेवलेंथ प्रेजेंट है। लेकिन जो लाइट बची हुई है, सपोज उसमें से 4000 एंगस्ट्रॉम की एक लाइट मिसिंग हो गई। 4000 एंगस्ट्रॉम वाली लाइट मिसिंग हो गई क्योंकि उस फोटोन को इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया टू गो इनटू हायर। तो ये जो कलर मिलेगा इसमें सभी वेवलेंथ प्रेजेंट होंगी, 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम, लेकिन एक वेवलेंथ मिसिंग होगी, दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉम। अब क्योंकि बीच में से एक वेवलेंथ मिसिंग हो गई तो इसका जो व्हाइट ये कलर होगा एमिटेड लाइट का, वो व्हाइट कलर नहीं होगा, इट विल बी हैविंग सम कलर। इसको कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर कंसेप्ट। सो सेवन कलर्स, ओके। अब ध्यान से देखो, 7 कलर्स लिखे, क्रॉस मैच किया। अब 4000 एंगस्ट्रॉम का मतलब रफली येलो और ऑरेंज कलर के बीच का कलर एब्जॉर्ब कर लिया। ये वाली वेवलेंथ इन दोनों के बीच में कोई वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली, इन दोनों के बीच की कोई वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली है, तो इन दोनों के बीच का कोई कलर दिखेगा। मतलब येलो कलर का वेवलेंथ ऑब्जर्व किया तो कंपाउंड आपको ब्लू कलर का दिखेगा, ठीक है। और अगर उसने वॉयलेट कलर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया, वॉयलेट कलर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया तो कंपाउंड आपको येलो कलर का दिखेगा, ठीक है। तो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखता है। तो कंपाउंड अगर येलो दिख रहा है इसका मतलब उसने प्रोबेबली वॉयलेट कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया है। समझ में आ गया? स्प्लिटिंग दो तरह से हो सकती है, 3 की एनर्जी कम 2 की ज्यादा, और 2 की एनर्जी कम और 3 की एनर्जी ज्यादा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हेन विल दिस स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस, हाउ दिस स्प्लिटिंग विल टेक प्लेस, हमें कैसे करना है, हमें क्या याद रखना है। तो अभी आपको जितना मैंने करवाया उसके बियॉन्ड कुछ याद नहीं रखना, इवन नॉट दिस डायग्राम ऑल्सो। ये मैं डायग्राम आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगा कंडीशंस के बेसिस पे। At the end of the chapter complex compound we will study a theory called CFT, crystal field theory. In the crystal field theory I'll give you the detailed explanation, splitting क्यों हुआ, splitting कैसे हुआ और splitting किस टाइप का हुआ। एक एक पॉइंट
पूरे 1 घंटे तक एक ही थियरी डिस्कस करेंगे, CFT। रादर टोटल 2 क्लासेस लग जाएंगी सिर्फ CFT को डिस्कस करने में, इस डायग्राम को एक्चुअल इसका रीजन समझने के लिए, ठीक है। सो वो मैं CFT के साथ बताऊंगा। अभी तो इतना समझ में आया ना कि पहले एनर्जी सबकी सेम थी प्रीवियस केस में, बाद में स्प्लिट हो गई, समझ में आया, जब कंपाउंड बना तो स्प्लिट हो गई। अब मैंने एक लास्ट क्वेश्चन और पूछा था आपसे कि कॉपर सल्फेट सॉलिड स्टेट में, कॉपर सल्फेट सॉलिड स्टेट में व्हाइट होता है लेकिन सॉल्यूशन में ब्लू होता है, ऐसा क्यों है? तो फॉर द टाइम बीइंग उसका रीजन वापस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आएगा। अभी मैं आपको अगर एक्सप्लेन करना है तो मैं एक सिंपल लाइन बोल सकता हूं, इन सॉलिड स्टेट उसमें जो ये डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्प्लिटिंग नहीं होती। कॉपर सल्फेट में सॉलिड स्टेट में डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग नहीं होती। द मोमेंट यू डिसॉल्व इन वाटर द स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस। तो जब स्प्लिटिंग नहीं है वो कलरलेस है, जब स्प्लिटिंग हो गई तो वो कलर्ड बन गया। वाटर ने कैसे स्प्लिटिंग करवाई वो सब CFT में कवर हो जाएगा, ये अलग से टॉपिक है, हाउ वाटर कॉजेज द स्प्लिटिंग। क्लियर, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी। जल्दी से बोलते फटाफट, वाटर कैटलिस्ट। यस मनाली, व्हाट इज द राउट? Sir, can it not be split in 4 and 1? Like it's compulsory that it should be split in like 2 and 3. Okay, just a minute. ओके, डायग्राम को देखो। डायग्राम के नीचे जो ऑर्बिटल्स के नाम लिखे हुए हैं उनको भी देखो, और अब इस डायग्राम को भी देखो। कुछ ऑब्जर्व किया इस डायग्राम में? कुछ जो स्प्लिटिंग है उसमें कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो आप? देख लो एक बार, इसको देख लिया? अभी इसको देखो, कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस या पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी दिख रहा है क्या तुम्हें? यस आकाश, क्या दिख रहा है? हाँ बोलो, क्या दिख रहा है? सर dx² y² और dz² साथ में ही रहते हैं। क्या मतलब होता है dx² y² और dz² का? सर ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल डंबल शेप अरेंजमेंट इज अलोंग xy एक्सिस एंड इन ऑन सेकंड द एक्सिस। तो जो d के 5 ऑर्बिटल हैं उसमें से जो स्क्वायर वाले ऑर्बिटल्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, और जो xy yz और xz है दे आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस। मतलब dxy ऑर्बिटल इज नॉट प्रेजेंट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस, they are present on the 45 degree angle from x axis and y axis, right? तो इसका मतलब स्प्लिटिंग कैसे होती है? 2 पार्ट में हो जाती है, ऑन द एक्सिस वाले अलग हो जाते हैं और बिटवीन द एक्सिस वाले अलग हो जाते हैं। नाउ अंडरस्टूड? क्लियर, समझ में आ गया? चलो, ये CFT में आएगा, और CFT में डायग्राम बन के, यही मैं समझा रहा था थोड़ी देर पहले आपको, CFT में हम पूरा साइंटिफिकली डिस्कस करेंगे कि कभी बिटवीन एक्सिस नीचे जाता है, कभी ऑन एक्सिस ऊपर जाता है, एंड समटाइम्स इट हैपेंस रिवर्स, ऑन द एक्सिस नीचे आता है और बिटवीन द एक्सिस ऊपर जाता है। तो वो विद डायग्राम हम CFT में डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। यहां पे ये डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि जब तक कंपाउंड नहीं बना था पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम थी, अभी जब कंपाउंड बन गया तो पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं है, और जब एनर्जी सेम नहीं है इसको कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल। जब स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है तो इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर डी टू हायर डी, which is called dd transition. For dd transition it requires some energy, so it absorbs some specific wavelength from the white light. When it absorbs some specific wavelength from the white light, the resultant light that particular wavelength is missing, and that is the reason it shows the complementary color. इतना समझ में आ गया सबको? किसी को डाउट है इसमें कुछ? ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम
कैटालिटिक प्रॉपर्टी पे जल्दी से बता दो कैटलिस्ट क्या होते हैं, जल्दी फटाफट बोलो, कोई भी एक बोलो। व्हाट आर कैटलिस्ट? व्हाट आर कैटलिस्ट? सानिया बोलो। Sir, substances which increases the rate of reaction without itself being affected. फिर जब नहीं पूछा था तो डायरेक्ट क्यों नहीं बोल रहे थे, इतनी देर से बोल रहा था रेज योर हैंड। हाँ चलो क्या, एनीबॉडी एल्स? हाउ डू दे वर्क? हाउ डू दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन? बताओ, क्वेश्चन पूछा तो कैमरा बंद करना चालू कर दिया, बिल्कुल ही क्या बोलूं, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है वरना। Tisha, how do they work? They increase the rate of reaction, but they don't get diminished themselves. So they How? create an imbalance. They create an imbalance in the reaction, so more product is produced. देखो इस पर्टिकुलर सेंचुरी में तो ऐसा कोई थियरी आया नहीं और अगले 200-300 साल तो नहीं आएगा, ठीक है? तो अपना थियरी मत बनाओ, नहीं आता तो बोल दो नहीं आता है, क्योंकि तुम थियरी बना ही नहीं रहे हो, एग्जिस्टिंग थियरी का खुल के वायलेशन कर रहे हो। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये उसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये उसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये उसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है। और तुमने इम्बैलेंस से करके और पता नहीं क्या क्या कर दिया, और ये रिकॉर्ड भी हो गया। आई विल कीप दिस रिकॉर्डिंग विद मी। नया थियरी आया था मेरे क्लास में। ओके सो यस निसर्ग। Sir, they bring down the activation energy. They bring down the activation energy. Simply by bringing down the activation energy, they increase the rate of reaction. ठीक है? कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। ये मैंने सरफेस केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया था। हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट का मतलब होता है ऐसे कैटलिस्ट जिनकी फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट से डिफरेंट होती है। रिएक्टेंट गैस है लेकिन ये सॉलिड है। नॉर्मली जितने भी हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट हैं, दे ऑल आर सॉलिड्स, ठीक है? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाउ डू दे वर्क एज ए कैटलिस्ट, ठीक है? कैसे काम करते हैं कैटलिस्ट की तरह? तो हाउ डू दे ब्रिंग द एक्टिवेशन एनर्जी डाउन, ठीक है? थोड़ी सी बात को ध्यान से समझना। मैं थोड़ी देर के लिए बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द टेक्स्ट बुक जाऊंगा, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस चैप्टर जाऊंगा, बट दैट स्कोप इज वेरी मच कंप्लीटेड इन काइनेटिक्स। मैं सिलेबस के बाहर नहीं जा रहा हूं। इस चैप्टर में जो एक्सप्लेन नहीं किया, काइनेटिक्स में एक्सप्लेन किया था, उस बात को वापस यहां पे एक बार डिस्कस कर रहा हूं। रिएक्शन कैसे होती है? तो एक रिएक्टेंट है A2, दूसरा रिएक्टेंट है B2। A2 और B2 के बीच में कॉलिजन हुआ। अब B2 has some electron cloud and A2 has some electron cloud, obviously, and because of that they are at certain distance right now, so their potential energy is very less. This is potential energy versus reaction coordinate. पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट ग्राफ। अभी इनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल पे है, बट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। व्हाट हैपेंस व्हेन दिस कम्स नियर टू दिस एंड दिस कम्स नियर टू दिस? दोनों में रिपल्शन होता है। रिपल्शन होता है तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है
कि इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा रिपल्शन है कि उस रिपल्शन को ओवरकम करके अगर मैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगर मैं इस एनर्जी तक पहुंचूंगा, मतलब दिस मच एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड बाय मी टू रीच द थ्रेशोल्ड। व्हाई द थ्रेशोल्ड इज सो हाई? थ्रेशोल्ड इज सो हाई बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन A2 एंड B2। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल, दो फ्रेंड्स हैं, झगड़ा हो गया, बहुत बुरा झगड़ा हो गया, बात भी नहीं करेंगे दूसरे से। ठीक है, व्हाट हैपेंस? आमने सामने आए तो वैसे उनका फेस एक्सप्रेशन, मूड ठीक होगा, पर द मोमेंट दे फेस ईच अदर व्हाट हैपेंस? फेस एक्सप्रेशन भी बदल जाएंगे, उनकी एनर्जी बदल जाएगी थोड़ी देर के लिए, राइट? ऐसा A2 और B2 के साथ में है। दे वांट टू बिकम फ्रेंड अगेन, but the problem is their egos are clashing, their electron clouds are clashing, so they are not being able to overcome that repulsion। ठीक है, तो आपको लगा कि नहीं अच्छी बात नहीं है, मुझे इनमें मांडवाली करवानी चाहिए। ठीक है, तो आपने कहा मैं इनका मीडिएट करके इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा देता हूं। तो आपने क्या किया, A2 को अपने पास बुलाया। ठीक है, बैठ बात करते हैं थोड़ी देर। ठीक है, उसको नहीं पता B2 आने वाला है। B2 को भी बुलाया, आजा बैठ के बात करते हैं, ठंडा करता हूं मैं तेरे को। ठीक है, पर B2 को नहीं पता कि A2 को बुलाया, और दोनों आ गए और दोनों के साथ आप बैठ गए और दोनों के साथ आपने बात करके उनकी एनर्जी को कम कर दिया, उनके मेंटल स्ट्रेस को कम कर दिया। तो अभी भी ऐसा तो नहीं है कि देयर विल बी इमीडिएट हैप्पी एंडिंग, थोड़ा बहुत क्लैश होगा, बट अल्टीमेटली दैट क्लैश विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट एज इट यूज्ड टू बी। ठीक है, तो अब वापस केमिस्ट्री पे आ जाते हैं, सोशल साइंस से बाहर। चलो, ये एक सॉलिड सरफेस है। हमें पता है कि सॉलिड्स, स्पेशली सम सॉलिड्स आर गुड एडजॉर्बेंट्स। ओवर एंड अबाउ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है, 2 मिनट के बाद बताऊंगा क्या स्पेशल होता है। उसने क्या किया, A2 को अपने पास बुलाया और अपनी सरफेस पे अटैच कर लिया। B2 को अपने पास बुलाया और अपनी सरफेस पे अटैच कर लिया। अब देखो, जब आप बीच में मांडवाली करवा रहे हो तो क्या होता है, कई बार जो A बोल रहा है वो भी आपको सुनना पड़ता है। आपकी कोई गलती नहीं, आपको कुछ लेना देना ही नहीं है, पर वो अपनी भड़ास अपने आपके ऊपर निकालता है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये क्या हो गया। फिर वो एनर्जी रिलीज करके ठंडा होता है कि चलो ठीक है। फिर B2 स्टार्ट होता है, तो मैंने ऐसा किया था तो तुमने भी तो ऐसा किया था, राइट? फिर B2 अपनी एनर्जी निकाल के थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन उसके चक्कर में क्या होता है, दोनों के अंदर की जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी ना वो कम हो जाती है और दोनों को पास में लाना इजी हो जाता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ भड़ास निकाली उन्होंने, ये आपने पढ़ा था एड्सॉर्प्शन में। मैंने कहा था एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो जब A2 आया, उसने कैटलिस्ट पे आके अपनी भड़ास निकाल दी, मतलब एनर्जी रिलीज कर दी। वो एनर्जी क्या काम आई, उसके ईगो को कम करने में काम आई। A2 AA के बीच में जो बॉन्ड था ना, वो ब्रेक करने में एनर्जी काम आएगी। ठीक है, हमने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट किया है। पहले हमें क्या करना पड़ रहा था, A2 और B2 के बॉन्ड को डायरेक्ट ब्रेक करना पड़ रहा था और पूरी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ रही थी। ठीक है, A2 और B2 के बॉन्ड ही ब्रेक नहीं हो रहे थे क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो एक्टिवेशन एनर्जी वाज वेरी हाई। तो हमने A2 को अटैच किया सॉलिड पे, B2 को अटैच किया सॉलिड पे। जब दोनों अटैच हुए तो उन्होंने थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज की, सपोज 40-50 किलो जूल एनर्जी रिलीज की। पहले आपको दोनों के बॉन्ड ब्रेक करने के लिए चाहिए थी 500 किलो जूल एनर्जी, तो पूरी की पूरी 500 प्रोवाइड करनी पड़ रही थी आपको। लेकिन जब आपने एड्सॉर्प्शन करवाया इस तरह से, तो क्या हुआ, एड्सॉर्प्शन से 50 किलो जूल एनर्जी एक्स्ट्रा मिल गई, थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम होगी। तो अब क्या आपको 500 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी? नहीं, टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट वाज 500, पर इस एड्सॉर्प्शन के थ्रू 50 किलो जूल एनर्जी आ गई। तो अब आपको कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 500 माइनस
450, मतलब 450, मतलब पहले से एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक छोटी सी बात रह जाती है, इसने A2 को और B2 को अपने साथ अटैच कैसे किया? ठीक है, अच्छा मुझे फटाफट से बताओ, मैंने डी ब्लॉक में पढ़ाया था आपको, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्या होता है? जल्दी से बताओ कोई भी, फटाफट, टाइम वेस्ट मत करो। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जल्दी बताओ। व्हाट आर डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक? खुशी चौकसी, व्हाट आर डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक? Sir, diamagnetic means electrons are not paired, and paramagnetic electrons are paired. It's other way around actually. Diamagnetic, all electrons are paired, right? या तो आप अपना स्टेटमेंट सेम रख रहे थे तो पेयर्ड की जगह अनपेयर्ड कर देते तो भी काम चल जाता। ठीक है, आपने दोनों को मिक्स एंड मैच कर दिया। वेल, सो डायमैग्नेटिक का मतलब दे हैव ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पैरामैग्नेटिक का मतलब दे हैव वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बिकॉज ऑफ दैट जब भी पैरामैग्नेटिज्म होता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ठीक है, तो क्या सभी सब्सटेंस हमारे अराउंड मैग्नेट हो जाने चाहिए? फिर तो निकल के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम के पास भी है, कॉपर के पास भी है, मैग्नीज के पास भी है, सभी मैग्नेट होने चाहिए थे, राइट? तो मैंने आपको डोमेन कंसेप्ट पढ़ाया था डीएनएफ ब्लॉक में। देयर इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग वन पर्टिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट, देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ एटम हैविंग डिफरेंट मैग्नेटिक मोमेंट। युति बस 5 मिनट और, ठीक है? और there are other group of atoms which are having some other magnetic moment। तो सबका मैग्नेटिक मोमेंट तो कुछ है, पढ़ाया था ना वो अमेरिकन कंसेप्ट, इंडियन कंसेप्ट, पाकिस्तानी कंसेप्ट। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज दे ऑल आर हैविंग द मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन बल्क में आके सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। फिर बात आती है सरफेस की। जो एटम सरफेस पे है उनका दे आर नॉट सराउंडेड बाय द ऑल अदर एटम्स ऑल अराउंड, सो उनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। और अगर ऐसे एटम्स बहुत ज्यादा हैं सरफेस पे तो वो दूसरे एटम्स को अपनी सरफेस पे अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली कंक्लूडिंग पॉइंट ये है कि पॉइंट 1, मोस्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दे आर पैरामैग्नेटिक। तो इस एटम के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें से जो बल्क में है उन्होंने तो एक दूसरे का मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल कर दिया, लेकिन जो सरफेस पे है उनका मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल नहीं हुआ। दूसरी बात, जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं इनकी सरफेस आपको दिखने में ऐसी स्मूथ लग रही है, लेकिन इनकी होती है, जब आप इसको माइक्रोस्कोपिकली देखोगे, इट इज अ प्रोट्रूडेड हिली सरफेस। ठीक है, तो ऐसी सरफेस होती है थोड़ी रफ। अगर हम इसको एनलार्ज करके देखते हैं तो पता चलता है ये सरफेस रेगुलर नहीं है, ये इररेगुलर सरफेस है। जितनी ज्यादा इररेगुलर सरफेस होगी, सरफेस पे एटम्स उतने ज्यादा होंगे, सरफेस पे एटम ज्यादा होंगे तो उनका मैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा होगा और वो दूसरे सब्सटेंसेस को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। रेस्ट आई लेट यू नो वेदर क्लास इज देयर और नॉट टुमारो। यू बी रेडी टिल 12:45। अगर 12:45 तक मेरा मैसेज नहीं आया तो क्लास नहीं है, 12:45 पे मैसेज आ गया तो क्लास है। यू बी प्रिपेयर्ड। क्लियर? थैंक यू।